हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसका ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पब्लिक ऑफर और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बताया था कि कंपनी किस तरीके से अपने शेयर जो है वो पब्लिक को ऑफर करती है और किस तरीके से अपने शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट वाले दो मेथड्स देखने वाले हैं, जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को किस तरीके से कंपनी अपने शेयर इशू करती है और प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे करती है। सो लेट्स बिगिन। कंपनी जब अपने शेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इशू करती है तो उसमें सबसे पहला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसको ईसॉस भी बोला जाता है, ESOS। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि इस स्कीम के अंडर कंपनी अपने शेयर जो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को या ऑफिसर को क्या करती है, सेल करती है। मतलब कंपनी की इक्विटी शेयर जो होते हैं वो इनको ऑफर किए जाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर और ऑफिसर्स को। और वो शेयर कैसे ऑफर किए जाते हैं? फ्यूचर डेट में ना। फ्यूचर डेट में मतलब क्या, उनको शेयर अभी ऑफर किए जाते हैं बट उसके पैसे जो है या उसका पेमेंट जो है वो लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। सो इमीडिएटली उनको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। सो शेयर परचेस करने का ऑप्शन उनको मिलता है, उसमें उनको फ्यूचर डेट में वो शेयर को परचेस कर सकते हैं। और प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है ना। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब कि इसकी प्राइस जो होती है पहले से फिक्स होती है, जैसे 10 रुपया। बट ये प्राइस उनको कब पे करना है? फ्यूचर में। तो आपको यहाँ पे ये दो तीन चीजें याद रखनी कि यहाँ पे कंपनी जो है अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स को अपने इक्विटी शेयर बेचती है। फ्यूचर डेट में शेयर बेचे जाते हैं और इसकी प्राइस जो होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है ना। इसका फायदा क्या होता है कि मतलब कंपनी जब अपने शेयर अपने एम्प्लॉयज को बेचती है तो उससे फायदा क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज प्राउड फील करते हैं। क्यों प्राउड फील करते हैं? जैसे आपको मैंने बताया था कि जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के क्या हो जाते हैं? ओनर्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी एम्प्लॉयज को प्राउड फील होता है दैट वी आर नॉट ओनली एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, वी आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और जब आपको ऐसे फील होता है, एम्प्लॉय को ऐसे फील होता है कि वो कंपनी के ओनर्स है, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करते हैं। और उससे कंपनी को भी फायदा होता है कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाता है। रिटेन द गुड एम्प्लॉयज मतलब द एम्प्लॉयज विल नॉट लीव द जॉब। सो ईसॉस की वजह से एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होता है कि उनको प्राउड फील होता है बिकॉज दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को भी फायदा होता है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम करते हैं और कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ईसॉस का बेनिफिट बताया हुआ है। दूसरा, ईसॉस जो होता है वो आपके जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं या दूसरे इक्विटी शेयर्स होते हैं उससे स्लाइटली डिफरेंट होता है, क्योंकि ईसॉस जो होता है उसको आपको स्टॉक एक्सचेंज होता है वहां पे लिस्टिंग करवाना नहीं पड़ता है। मतलब ईसॉस के अंदर जो आप लोग शेयर अपने एम्प्लॉयज को बेचते हो वो शेयर को आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर आपको उसको रजिस्टर करना पड़ता नहीं है ना। ये शेयर को आप लोग बेच सकते हो। नॉर्मल शेयर जो होते हैं वो आपको क्या करने पड़ते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है और वो शेयर को आप लोग बेच सकते हो। पर ईसॉस के अंदर आप लोग ये शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं करवाते हो या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत होती नहीं है। तो ईसॉस के इक्विटी शेयर और नॉर्मल इक्विटी शेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नाउ ईसॉस में क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या प्रोविजंस है? पहला प्रोविजन ये है कि ईसॉस के अंदर के जो शेयर्स है वो एम्प्लॉयज को डायरेक्टली दिए जाते हैं या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू दिए जाते हैं ना। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर के लिए या एम्प्लॉयज के कल्याण के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं, उस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयज को वो चीजें दी जाती हैं। मतलब हर एक कंपनी आजकल क्या करती है, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करती है। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी होती है जहां पे एम्प्लॉयज को शेयर बेचे जाते हैं। तो डायरेक्टली कंपनी शेयर एम्प्लॉयज को दे सकती है या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू कंपनी वो शेयर एम्प्लॉयज को दे सकती है। दूसरा, ये जो शेयर होते हैं इनकी प्राइस जो होती है वो मार्केट प्राइस से कम होती है। मतलब मार्केट में अगर सपोज आपका जो इक्विटी शेयर है उसका प्राइस है 10 रुपया, तो ईसॉस के अंदर वो शेयर जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं 6 रुपए में या 7 रुपए में। सो द मार्केट प्राइस से ये जो शेयर्स होते हैं ईसॉस के शेयर्स, उसकी प्राइस जो होती है वो कम होती है। यहाँ पे आपको मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ना, वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पीरियड जो होता है 1 ईयर का होता है। मतलब आपको शेयर अभी ऑफर किया जाएगा और उसके पैसे आपको 1 साल तक आप पे कर सकते हो। मीन्स यू आर गिवन सफिशियंट टाइम बाय द कंपनी टू पे द मनी। इमीडिएटली आपको पैसे नहीं देने हैं। सो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड जो होता है 1 ईयर का होता है। और लॉक इन पीरियड जो होता है वो भी 1 ईयर का होता है ना। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है? लॉक इन पीरियड मतलब ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम जिसमें आप लोग वो शेयर को बेच नहीं सकते हो। तो जब आप शेयर की ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो 1 साल तक आपको वो शेयर अपने पास रखने पड़ेंगे। 1 साल तक आप वो शेयर किसी को बेच सकते नहीं हो। तो लॉक इन पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। आगे लिखा है कि जब तक
एम्प्लॉय वो शेयर परचेस नहीं करता है। मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे आपको पैसा पे करने का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का दिया जाता है। जब तक आप वो शेयर के पैसे पे नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली आपने वो शेयर का प्राइस पैसा पे नहीं किया है तो आपको डिविडेंड तो मिलने वाला नहीं है, ना आप लोग किसी भी डिसीजन मेकिंग में आप वोटिंग कर सकते हो कंपनी के। तो जब तक आप वो शेयर को परचेस नहीं करते हो, यू विल नॉट गेट द डिविडेंड, यू विल नॉट गेट द वोटिंग राइट ऑल्सो। फिर बाद में यहाँ पे शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, उनका अप्रूवल लेना जरूरी है, उनकी परमिशन लेनी जरूरी है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू बिफोर इशूइंग ईसॉस। मतलब कि ये जो ईसॉस के शेयर है उसको इशू करने से पहले हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल या परमिशन लेना जरूरी है। उन्होंने अगर परमिट किया तो ही आप लोग ईसॉस के शेयर्स एम्प्लॉयज को बेच सकते हो। अगर उन्होंने परमिट नहीं किया, अप्रूवल नहीं किया, यू कैन नॉट इशू द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज। तो उनके परमिशन की या उनके अप्रूवल की जरूरत होती है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। ना ये जो इसॉस के शेयर्स होते हैं ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, या फिर इसको आप लोग प्लेज या मॉर्गेज, प्लेज या मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। कभी कभी होता है कि नॉर्मल इक्विटी शेयर जो होते हैं वो आप लोग प्लेज कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो और उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। बट इसॉस के जो शेयर्स होते हैं उसको प्लेज या मॉर्गेज नहीं किया जा सकता है, और ये शेयर को किसी को ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता नहीं है, बिकॉज ये अलग टाइप के शेयर है थोड़े बहुत जो एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं, तो आप लोगों किसी को बेच नहीं सकते हो। फिर ये ईसॉस जो है इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कमिटी सेटअप की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेशन कमिटी। ये कमिटी जो है वो ईसॉस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर एडमिनिस्टर करना या उसके ऊपर ध्यान रखने का काम ये कमिटी करती है। और फिर बाद में ईसॉस जब भी किया जाता है तभी सेबी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उसको फुलफिल करना जरूरी है। मतलब सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जिसको सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 बोला जाता है। वो प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी कंडीशंस बताए वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका ईसॉस जो है वो वैलिड माना जाएगा। सो ये सारे कंडीशंस है ईसॉस के अंदर ना। दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम जिसको ईएसपीएस बोला जाता है। ईएसपीएस और ईसॉस जो अभी हम लोग ने पढ़ा ये दोनों भी सेम है, सिर्फ दोनों में स्लाइट डिफरेंस ये है कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईएसपीएस मींस द स्कीम अंडर विच कंपनी ऑफर द शेयर टू द एम्प्लॉय। ईसॉस में भी हम लोग ने क्या देखा कि कंपनी अपने शेयर जो है वो एम्प्लॉयज को बेचती है। ईएसपीएस में भी क्या है, कंपनी अपने शेयर एम्प्लॉयज को बेचती है। ओनली डिफरेंस ईएसपीएस के जो शेयर्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। मतलब ये जो शेयर्स होते हैं वो आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना पड़ता है। मतलब ये पब्लिक इशू वाले शेयर्स है जिसको आपको कंपलसरी क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना पड़ता है या लिस्टिंग करवाना पड़ता है। बट ईसॉस वाले जो शेयर्स थे उसको लिस्टिंग करना जरूरी नहीं होता है, वो शेयर लिस्टिंग होते नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज ईएसपीएस और ईसॉस जो है वो सेम है, दोनों के प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इस स्कीम के अंडर कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर इशू करती है एम्प्लॉयज को डिस्काउंट प्राइस में, और ये शेयर्स को एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, फ्यूचर डेट में परचेस कर सकते हैं। जो सेम हम लोग ने ईसॉस में पढ़ा वही यहाँ पे भी है कि शेयर्स कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, उसकी मार्केट प्राइस से शेयर का प्राइस कम होता है, मतलब डिस्काउंट में ये शेयर्स इशू किए जाते हैं, और ये शेयर एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, फ्यूचर डेट में परचेस कर सकते हैं। सो द थिंग्स आर सेम, ओनली डिफरेंस इज कि ईसॉस के अंदर शेयर जो होते हैं वो पब्लिक इश्यू वाले नहीं होते, मतलब शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं करवाना पड़ता है। ईएसपीएस के शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना पड़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के सैलरी में से कंपनी क्या करती है, जो शेयर का प्राइस है वो डिडक्ट करती है। अभी इसके कंडीशंस देखो क्या क्या है। पहला है कि जहां यहाँ पे क्या होता है, कंपनी अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज को अलग अलग शेयर इशू करती है। मतलब अगर सपोज टॉप लेवल का एम्प्लॉय होगा तो उनको अलग नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं, मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज होंगे तो उनको अलग से, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज, सो अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं। दूसरा, ये शेयर्स को लिस्टिंग करवाना पड़ता है। मैंने आप लोगों को मीनिंग के अंदर ही बताया था कि ये शेयर को लिस्टिंग करवाना जरूरी होता है। यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड 1 ईयर का होता है जो हम लोग ने ईसॉस में देखा था। तो लॉक इन पीरियड का पीरियड जो है वो सेम है दोनों के अंदर। यहाँ पे भी हम लोग को सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 के प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके हमारा ईएसपीएस जो है वो वैलिड माना जाएगा। ये ईसॉस के अंदर भी था। यहाँ पे भी हम लोग को शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है ईएसपीएस को इशू करने से पहले, जो ईसॉस के अंदर भी था।
सो ऑलमोस्ट आपने देखा कि सारे जो चीजें है वो ईएसपीएस और ईसॉस के अंदर सेम है, एक्सेप्ट लिस्टिंग वाला जो कंडीशन है वो। नाउ थर्ड वाला है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम। ना यहाँ पे आप लोग पहले फोटो के अंदर देखो, सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग ने ईसॉस और ईएसपीएस में क्या देखा था, कंपनी अपने शेयर जो है एम्प्लॉयज को बेचती है और एम्प्लॉय से पैसा लेती है। यहाँ पे भी कंपनी शेयर जो है एम्प्लॉयज को देती है, पर वो परचेज नहीं करने पड़ते उनको शेयर, ना उनको कोई एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग ने वहां पे देखा था कि एम्प्लॉय को प्राइस पे करना पड़ता है फ्यूचर डेट में, यहाँ पे एम्प्लॉय को ना शेयर परचेस करना है, ना एम्प्लॉय को किसी तरीके का एक्सरसाइज प्राइस पे करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो जब बढ़ जाता है, जैसे कि आपका पहले शेयर का प्राइस था 10 रुपया, स्टॉक प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्यूचर में आपका शेयर का प्राइस हो गया 50 रुपीज, सो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 40 रुपीज, ये 40 रुपीज को बोला जाता है अप्रिसिएशन प्राइस। तो आपको कोई भी शेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है, जब कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो वो प्राइस जो है कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को पे करती है। सो आपने कोई भी शेयर परचेस नहीं किया, ना आपने किसी तरीके से शेयर के लिए पैसे दिए। इनफैक्ट जब कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो अप्रिसिएशन प्राइस है, अप्रिसिएशन प्राइस मतलब जितना शेयर का प्राइस बढ़ा उतना कंपनी एम्प्लॉयज को पे करती है। वो कैसे पे करती है, एज अ बोनस। मतलब एम्प्लॉय ने जो भी कंपनी के लिए अच्छा काम किया उसके बदले में कंपनी उनको क्या करती है, एज अ बोनस पे करती है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे किसी भी तरीके के शेयर एम्प्लॉयज को परचेस नहीं करने पड़ते हैं, ना उनको एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ता है। जब कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनको वो जो डिफरेंस या अप्रिसिएशन प्राइस होता है वो क्या किया जाता है, कंपनी उनको पे करती है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, पर ये जो आपको डिफरेंस पे किया जाता है वो आपको या तो कैश में दिया जाता है, मतलब 40 रुपए जो इंक्रीज हो गया शेयर स्टॉक प्राइस का, वो आपको या तो कैश में दिया जाएगा या आपको उसके बदले में शेयर्स दिए जाएंगे, या कभी कभी कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, जैसे 20 रुपए का कैश और 20 रुपए का आपको शेयर्स दे दिया। ये तो मैंने आपको एक शेयर का बताया, कंपनी के बहुत सारे शेयर्स होंगे, उसके हिसाब से कंपनी मल्टीप्लाई करके वो पैसे पे करती है एम्प्लॉय को। ये जो है वो एज अ परक्विजिट एम्प्लॉय को पे किया जाता है। परक्विजिट का मतलब क्या होता है, कुछ फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को होती है। जैसे आपको पता है कि कुछ कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय को गाड़ी वगैरह दी जाती है ट्रैवल करने के लिए, या फिर दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उनको परक्विजिट्स बोलते हैं, जो बेनिफिट्स कंपनी एम्प्लॉय को देती है, स्पेशली जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो। तो ये भी एक तरीके का क्या है, परक्विजिट या एक तरीके का बेनिफिट जो है वो कंपनी एम्प्लॉय को दे रही है। और ये जो पैसा कंपनी एम्प्लॉय को पे कर रही है उसके बदले में उनको टैक्स पे करना पड़ता है जो सैलरी इनकम के हेड में आता है। सो ये जो 40 रुपए कंपनी उनको पे कर रही है दैट इज टैक्सेबल इनकम, उसके लिए एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम पता चल गया। स्टॉक अप्रिसिएशन मतलब आपके स्टॉक का प्राइस जब बढ़ता है तो कंपनी क्या करती है, वो जो इंक्रीमेंटल अमाउंट होती है वो एज अ बोनस एम्प्लॉय को पे किया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको शेयर परचेस करना नहीं पड़ता, उसके लिए प्राइस वगैरह पे करना पड़ता नहीं है। ओके, ये सब चीजें आप लोग लिखोगे। फिर बाद में है फोर्थ वाला, स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ यहाँ पे क्या होता है, अगेन कंपनी क्या करती है, अपने शेयर जो है वो डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज को बेचती है, वो भी कैसे, डिस्काउंटेड रेट में। नाउ ये शेयर्स और डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को क्यों दिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, उन्होंने कंपनी के लिए इतना हार्डवर्क करते हैं, कंपनी को इतना प्रॉफिट कमा के देते हैं, उसके रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपनी उनको क्या करती है, इक्विटी शेयर देती है उनको, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। सो जहां पे कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में देती है, रीजन इज कि उनका जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन उन्होंने कंपनी को किया है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। रिकॉग्नाइज करने के लिए मतलब क्या, उन्होंने जो मेहनत किया है उसका उसके बारे में उसको रिवॉर्ड देने के लिए ये शेयर्स उनको दिए जाते हैं। और ये जो शेयर्स होते हैं वो आपके दूसरे जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके एट पार होते हैं। एट पार मतलब उनके जैसे इक्वल होते हैं, मतलब जो जो बेनिफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे वही सारे बेनिफिट्स स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलेंगे, मतलब इन लोगों को भी सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो होता है 3 इयर्स का होता है, मीन्स 3 इयर्स तक आप लोग ये शेयर बेच नहीं सकते हो। यहाँ पे भी आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग का 4 स्कीम खत्म हो जाते हैं जहां पे कंपनी क्या करी, शेयर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इशू कर रही है। अभी नेक्स्ट वाला अभी हम लोग देखने वाले लास्ट पार्ट, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, की कंपनी कैसे प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। नो सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, कि प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जहां पे कंपनी अपने सिक्योरिटीज को सिलेक्टेड ग्रुप को बेचती है। नो सिलेक्टेड ग्रुप मतलब क्या होता है, जहां पे कंपनी अपने शेयर 200 से ज्यादा लोगों को नहीं बेचती है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आप लोग प्राइवेट प्लेसमेंट का पहले मीनिंग लिखोगे कि द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल
who are not more than 200. It is called as private placement. अगर इसको हम लोग अदर वर्ड्स में देखने जाए तो जहां पे कंपनी क्या करती है, कुछ आइडेंटिफाइड लोगों को या कुछ सिलेक्टेड लोगों को शेयर बेचती है, ना कि पब्लिक को बेचती है। क्योंकि जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कुछ आइडेंटिफाइड या कुछ गिने चुने लोगों को शेयर बेचती है, इसके लिए इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। ना यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं या सिलेक्ट करते हैं कि किसको शेयर बेचने हैं। और बेसिकली शेयर किसको बेचे जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंक वगैरह या दूसरी कोई भी कंपनीज वगैरह होती है, उनको शेयर बेचे जाते हैं, पब्लिक को बेचे जाते नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि किनको शेयर बेचना है, और जनरली शेयर जो है इनको बेचे जाते हैं। नाउ यहाँ पे जिनको शेयर बेचे जाते हैं उनको एक ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म उनको फिलअप करके कंपनी को देना पड़ता है। तो जिनको भी आप लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो उनको ऑफर लेटर देना जरूरी है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ ये शेयर जो होते हैं वो फुल्ली पेड भी हो सकते हैं, पार्टली पेड भी हो सकते हैं। इट मींस कंपनी या तो वो शेयर का जो प्राइस है वो पूरा का पूरा आपके पास से एक साथ ले सकती है, या फिर पार्टली पेमेंट अभी आपको करने के लिए बोलेंगे और पार्टली पेमेंट जो बाद में करने के लिए बोल सकते हैं। सो दीज शेयर्स कैन बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड। और यहाँ पे जो पैसा होता है शेयर का या कॉल मनी जो होता है वो आपको चेक और डिमांड ड्राफ्ट से देना रहता है, कैश यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता नहीं है। So shares can be fully paid, shares can be partly paid in private placement, and consideration is paid by check or demand draft, but not by the cash. यहाँ पे भी अगेन ये कंडीशन सेम है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है वाया स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर दो चीजें थी, एक तो था राइट इशू। राइट इशू के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जहां पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग शेयर इशू करते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को राइट इशू के बारे में बताया हुआ है। तो इसके पहले का वीडियो आप देखोगे तो वहां पे राइट इशू के बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। सो प्राइवेट प्लेसमेंट का एक मेथड है राइट इशू, दूसरा मेथड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे कंपनी जो है वो अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को, ना स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब क्या, कंपनी की इक्विटी शेयर को या कंपनी के कुछ ऐसे सिक्योरिटीज को जिसको बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को जब प्रेफरेंस शेयर के टाइप बताए थे या डिबेंचर्स के टाइप बताए थे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में। वो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कंपनी अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर को या दूसरी सिक्योरिटी जैसे प्रेफरेंस शेयर हो या डिवेंचर हो, जिसको बाद में इक्विटी शेयर में फ्यूचर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या किया जाता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ऑफर करती है। और ये सिलेक्टेड लोग भी कौन होते हैं, प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज या वेंचर कैपिटलिस्ट, इनको ऑफर करती है। तो उसको हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। नाउ प्रमोटर कौन होते हैं, तो प्रमोटर मतलब जो कंपनी को शुरू करने वाले होते हैं शुरुआत में, उसको प्रमोटर बोलते हैं। मतलब जिसके दिमाग में बिजनेस की आइडिया आती है और जो बिजनेस को शुरू करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको पता है, जिनके पास कंपनी के ऑलरेडी शेयर है उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलते हैं। एम्प्लॉइज यू ऑल नो। नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जहां पे बिजनेस बहुत ही नया होता है, रिस्की होता है, और उनको जो भी लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो इन लोगों को जब कंपनी इक्विटी शेयर या दूसरी सिक्योरिटीज वगैरह ऑफर करते हैं तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोला जाता है। ना यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो शेयर होते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं, और जो कंसिडरेशन होता है वो कैश में पे करना पड़ता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर। इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दे कैन नॉट वोट इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे भी क्या होता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। देन प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस पेपर वर्क और लेस फॉर्मेलिटीज इसके अंदर होती है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप पब्लिक को शेयर बेचते हो तो पब्लिक को शेयर बेचने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और लेस पेपर वर्क इसमें लगता है। तो इस तरीके से हम लोग ने किस तरीके से कंपनी अपने शेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इश्यू करते हैं और किस तरीके से कंपनी अपने शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू करती है, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। ये मेरे रेफरेंसेस है जहां से मैंने इमेजेस ली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.